तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, मैं ही आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मैं ही आप लोगों को बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। सही है, बायोलॉजी के भी काफी लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं, साथ ही साथ कुछ लेक्चर्स राहुल सर ने भी लिए हुए हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह केमिस्ट्री के अभी तक जितने भी लेक्चर्स आप लोग के लिए अवेलेबल थे बच्चों, वो सारे राहुल सर ने बनाए थे। सही है, इवन ये जो लेसन आप लोग पढ़ रहे हो दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका जो लेक्चर नंबर 1 था वो भी राहुल सर ने बनाया था, पर इसके आगे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। सही है, इसके आगे के लेक्चर जो है वो बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 1 था वहां तक राहुल सर ने पढ़ाया था, उसके बाद उन्होंने बंद स्टॉप कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड आ गए थे 12th स्टैंडर्ड के 10th स्टैंडर्ड के, तो वहां पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा शिफ्ट हो गया था हमारा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान दे नहीं पाए। पर कोई बात नहीं बच्चों, हम अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इस साल में। सही है, हम लोगों ने शुरू किया हुआ था बच्चों हमारा 12th लेसन केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये दिस इज लेक्चर नंबर 3, एक लेक्चर राहुल सर का और एक लेक्चर मेरा। सही है, जिस बच्चे ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे जरूर से पहले के लेक्चर्स देखना, उसके बाद बच्चों जंप करना इस लेक्चर के ऊपर, वरना डायरेक्टली अगर आप इस लेक्चर पे आओगे तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं समझने वाला। समझ में आई बात? ठीक है, पहले के लेक्चर्स देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे जंप करो तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। चलेगा? ठीक है, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की बात करना शुरू की थी। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने बात की है लेक्चर नंबर 2 में। सही है, और उन सारी चीजों को आज हम लोग लेके चलने वाले आगे। सही है, रेट जो भी मैंने पढ़ाया है आपको, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, वो सब कुछ जितना भी डेफिनेशन मैंने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था वो आज काम आने वाला है। सही है, तो वापस बोल रहा हूं, अगर नहीं देखा तो देखना जरूर से, और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सही है, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, आखिरकार ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम प्रेशर से कैसे रिलेटेड है। सही है, फिर आपकी कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रेशर कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है, ऐसे कई सारी बातें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। सही है, चलो ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करें। चलो हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो बच्चों आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो मेरे। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे आके मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हो। चलेगा? ओके, लेट्स गो, चालू करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमें समझना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, और ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर लो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए भी और आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए भी। सही है, 12th स्टैंडर्ड में जब आप आओगे तो वहां पे आपको एक लेसन मिलेगा आयोनिक इक्विलिब्रिया करके। ठीक है, 3rd लेसन है आई गेस, तो वहां पे भी इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। सही है, तो भला इसी में है कि भैया आज अभी से इस चीज को थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से समझ ले, ताकि 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा दिक्कत ना हो। सही है, तो ध्यान से बच्चों इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे, समझेंगे आखिर क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बातें करना। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब कभी भी आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए तो आप उसे इक्विलिब्रियम कह सकते हो। और कैसे कह सकते हो? और आप कहोगे कि जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होना बंद हो जाए, जब वो चेंज ना हो तो भी आप कह सकते हो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो अटेन हो गया, आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। इसके बारे में भी हम लोग कई सारे बातें किए थे लास्ट वाले लेक्चर में। अभी हम लोगों को पढ़ना है बच्चों कि भैया आखिरकार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसी कौन सी चीज होती है, जरा पढ़ते हैं। तो इस चीज को पढ़ने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें एक रिएक्शन को लेना पड़ेगा और उस रिएक्शन को लेकर हमें चीजों को समझना पड़ेगा। तो मान लो कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर ए रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा छोटे में लिखते हैं। चलो मैंने लिया बच्चों, मान लो आपके पास ए है और बी है, ये 2 रिएक्टेंट है। जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं, जब ये आगे की तरफ रिएक्शन कर रहे हैं तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक है आपका प्रोडक्ट ए और एक है आपका प्रोडक्ट डी। ठीक है, एक आपका प्रोडक्ट सी है और एक आपका प्रोडक्ट डी है। बट आफ्टर सम टाइम इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है और इस प्रोडक्ट से भी बच्चों आपका ये रिएक्टेंट बनने लगता है, मतलब इससे भी इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसा सिंबल दिखाऊंगा। ठीक है, ये सिंबल किसका है? रिवर्सिबल का सिंबल है। ये सिंबल किसका? रिवर्सिबल का सिंबल है। आप इसको इक्विलिब्रियम का सिंबल भी कह सकते हो।
समझ में आई बात, ठीक है। सो मैंने क्या बोला कि भैया आपका ए और बी है, जब दोनों मिल रहा है तो वो सी और डी बना रहा है, सही है। तो ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है जो इस तरफ एरो कर रही है वो आपकी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, सही बात है। और ये जो नीचे वाले रिएक्शन है इसे मैं क्या कहता हूं, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसे मैं क्या बोलता हूं, बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होती है तो मैंने आपको सिखाया है ऐसे कंडीशन में ऐसे पूरे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें फाइंड करना है रेट। अब इसके पहले जो हम लोग रेट फाइंड कर रहे थे वो एक नॉर्मल रिएक्शन का कर रहे थे, रिवर्सिबल रिएक्शन का नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्टेंट था और एक नॉर्मल प्रोडक्ट था। पर इस कंडीशन में जरा आप ध्यान से देखो, गौर करो, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करो, ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करो तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, सही है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है जिससे आपका सी और डी बन रहा है। मगर अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन को देखोगे, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन को देखोगे तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, डायरेक्शन जो आपका रिएक्शन का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, सही बात है। तो इसका मतलब इन बैकवर्ड रिएक्शन के केस में आपका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, सी और डी। आपका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, सी और डी। तो मतलब यहां पे दो अलग अलग टाइप के रिएक्शन है, मैं दोनों रिएक्शन को अलग अलग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला केस हम लोग बात करेंगे बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन की, ठीक है। दो रिएक्शंस हैं यहाँ पे, एक आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और एक आपका बैकवर्ड रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन की। आखिर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। इन फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों आपका जो ए है जब वो बी के साथ अटैच हो रहा है, बी के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो बना रहा है सी और डी, ठीक है। वो क्या बना रहा है, सी और डी। सो इन दिस केस दिस ए एंड बी आर द रिएक्टेंट, राइट, एंड दिस सी एंड डी आर द प्रोडक्ट, ठीक है। इस रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में आप क्या कहोगे कि भैया आपका ए और बी जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और सी और डी जो है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो लेट्स फाइंड आउट रेट। अब मैंने आपको पढ़ाया है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, दैट रेट ऑफ एनी रिएक्शन, याद करो मेरे साथ लाइन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इन इंस्टेंट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट इसकी बात नहीं हो रही है, यहां पे प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका रेट उसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सही है। तो मैं लिखता हूं बच्चों रेट, इसकी रेट की बात हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन की, एक सेकेंड, फॉरवर्ड, इसकी बात हो रही है रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है। तो इसमें रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को। मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सही है, मल्टीप्लाई को हम लोग डॉट से भी दिखाते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा, ये आपके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को, सही बात है, ठीक है। इसको अच्छे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूं, ठीक है, मैं पूरा फॉरवर्ड नहीं लिखने वाला, मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूं। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अगर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाना है, तो मैं क्या लगा दूंगा, इज इक्वल टू, और यहां पे आ जाएगा एक कांस्टेंट, ठीक है, यहां पे आ जाएगा एक कांस्टेंट, एंड आगे क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब एक बात समझो बच्चों, एक बात समझो, ये जो रेट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, ठीक है, ये जो रेट निकाला मैंने अभी ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि ये जो कॉन्सेंट्रेट, ये जो कांस्टेंट है ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, कह सकता हूं ना। मैंने क्या बोला बच्चों कि आपका ये जो रेट मैंने अभी निकाला है लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर्मूले से, ठीक है,
तो वो आपका रेट किसका है, फॉरवर्ड रिएक्शन का, दैट इज वाई यहाँ पे मैंने एफ लिखा है। तो ये जो कांस्टेंट मुझे मिला है रेट में, इसे भी मैं कह सकता हूं कि इट इज अ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर मैं कह सकता हूं फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट कह सकता हूं। चलो यहां से मुझे एक एक स्टेटमेंट मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, दिस इज अवर रेट इक्वेशन 1। ये रेट इक्वेशन है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं रेट इक्वेशन। ये बात हुई बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में आपका C और D मिलकर A और B बना रहा है, ठीक है। C और D मिलकर क्या बना रहा है, A और B। तो आई कैन राइट C प्लस D आपका क्या बना रहा है बच्चों, A और B बना रहा है। यही आपका बैकवर्ड रिएक्शन, पीछे चल रही है ना। तो नाउ इन दिस कंडीशन बच्चों, इस कंडीशन में आपका ये जो C और D है, ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, सही बात है। और आपका ये जो A और B है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट, सही है। तो नाउ सेम फॉर्मूला रेट का, पर अब मैं रेट किसका निकाल रहा हूं, अब मैं रेट निकाल रहा हूं बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन का, ठीक है। अब मैं रेट किसका निकाल रहा हूं, बैकवर्ड रिएक्शन का। तो मैं रेट के साथ में क्या लिखूंगा यहाँ पे, बी। आप स्मॉल भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैं लिख दूंगा बच्चों आपका रेट बी। समझ में आई बात, सेकेंड, ओके 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 ओके, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और यू कैन से रिवर्स रिएक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा। बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन चलेगा। तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया बच्चों, चलेगा। क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे रिएक्टेंट क्या है बच्चों, आपके सी और डी, बिकॉज ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन को ही आप रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हो, ये पता है ना, ये तो पता ही होगा आपको। सो दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज द रिवर्स रिएक्शन। समझ में आएगी बात। अब यहां से आप लिख सकते हो दैट रेट बी, किसका, बी का, इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहां पे क्या लग जाएगा, कांस्टेंट सी और टी, सही बात है। नाउ बच्चों ये रेट बैकवर्ड रिएक्शन का है, तो ये कांस्टेंट भी किसका होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का होगा। ये कांस्टेंट भी किसका होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का होगा। ये एक और रेट इक्वेशन मिल गई आपको, ये एक और रेट इक्वेशन मिल गई। दिस इज द रेट इक्वेशन 2, ठीक है। ये आपकी रेट इक्वेशन। चलो यहां तक आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितनी चीजें मैंने सिखाई है बच्चों, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब याद करो, जब मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब भी आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, जब भी आपका रिएक्शन, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मैंने बताया था, मैंने क्या बोला था, इन इक्विलिब्रियम, अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर होगा बच्चों, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कह सकते हो या फिर रिवर्स रिएक्शन कह सकते हो, चलेगा। बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कब, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। सो मैंने मान लिया बच्चों कि ये मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। ये जो कंडीशन है मेरी, ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस कंडीशन में मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब ये जो मैंने रिएक्शन निकाला है, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट विल इक्वल टू किसके, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो आई कैन राइट रेट of forward reaction is equal to rate of backward reaction, सही है। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो इनकी जो वैल्यू होगी वो भी इक्वल होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ये भी किसके इक्वल होगी बच्चों, इसके इक्वल होगी। तो लिख दो, क्या दिक्कत है यहाँ पे, लिख दो, दैट इज
दूसरे कलर से लिखे या पीछे लिखे, क्या पीछे लिखे, एक नया पेज बनाए, चलो एक नया पेज लेते हैं, उस पर लिखते हैं। क्या हो जाएगा आपका, आपकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों KF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, सही है, इज इक्वल टू KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ये समझ में आ गया कैसे है, बिकॉज दोनों का रेट क्या है, सेम है इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब आप जरा ध्यान से सीखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B है, यहां पे मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको यहां भेजता हूं तो ये किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। ये पता है ना तुम लोग, इज इक्वल टू के अगर बाजू में कोई भी टर्म जाता है तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है। अगर वो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाता है, अगर वो माइनस में तो प्लस में हो जाता है। ये पढ़ा है ना तुम लोगों को। तो अगर ये वाला वैल्यू जो कि इधर मल्टीप्लाई में है, अगर मैंने इधर भेजा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में हो जाएगा। और सिमिलरली ये जो KB है ये इधर मल्टीप्लाई में है, अगर मैंने इसको इस साइड भेजा तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं यहां से इक्वेशन बना सकता हूं KF, ये वाला KF डिवाइड बाय KB इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। समझ में आया ये कैसे हुआ, बस ये वाला वैल्यू यहां चला गया, ये वाला वैल्यू यहां चला गया, ये वाला वैल्यू मिल गया। अब आप ध्यान से देखो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बच्चों अगर दोनों ही कांस्टेंट है तो इन दोनों कांस्टेंट की जगह मैं सिर्फ एक कांस्टेंट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इन दोनों कांस्टेंट की जगह बच्चों मैं लिखता हूं सिर्फ एक कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट को मैं लिखता हूं कांस्टेंट C, A ऑफ C, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ दिस Kc, इसी Kc को बच्चों हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आया है, समझ में आया, ठीक है। दिस Kc इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चले आगे। अच्छा, इसके ऊपर एक ग्राफ भी है, एक ग्राफ है बच्चों, सुनिएगा। इक्विलिब्रियम के ऊपर एक ग्राफ है, रिएक्शन कंसीडर करना है आप लोगों को। N2O4 ये बहुत बार ले चुके हम लोग, और यहां पे बनेगा आपका NO2 ट्वाइस, ठीक है। N2O4 NO2 ट्वाइस। जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहां से चीजें इसमें जाएंगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। ध्यान से सुनो, यहां से मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड ना, ग्राफ की हाँ टाइम है, वही चीज है। वेरी गुड। यहाँ पे है आपका टाइम, यहाँ पे है आपका रेट, सही है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन जब आपने शुरू किया रिएक्शन तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपने ये लिया था, ये नहीं लिया था, आपने सबसे पहले ये लिया था, तो आपने यहां से रिएक्शन स्टार्ट किया करना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपका ज्यादा होगा। हमेशा रिएक्शन ऐसे ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, सही बात है, ठीक है। लेकिन आपका जब जैसे जैसे आपका ये नीचे नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे नीचे आएगा, मतलब क्या है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो प्रोडक्ट भी क्या बना करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा, और ये नीचे से जाएगा, समझ रहे हो, तो ये ऐसे जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा बच्चों जहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और इसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, समझ रहे हो। ये है आपका NO2 का, ये है आपका N2O4 का, सही है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला ये एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपको इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलेगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, चलो आगे चलते। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा बच्चों ये
सही है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा एक थोड़े टफ एग्जांपल के साथ देखते हैं आज। इसी चीज को थोड़े टफ एग्जांपल के साथ देखते हैं तो और मजा आएगा। कैसे करेंगे? मान लो मैंने एक रिएक्शन ली है, लेट कंसिडर अ रिएक्शन। क्या ले चलो, XA प्लस YB, सही है, इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू नहीं आता भाई, फॉर्म्स क्या आएगा, WC प्लस Z। मान लो ऐसा एक रिएक्शन, और मैंने बोला कि भैया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करो। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्या करना है, फाइंड करना था। हाउ विल यू फाइंड? सबसे पहले आप क्या निकालोगे, दोनों का रेट निकालोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। तो सबसे पहले आप निकालोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? इज इक्वल टू KF, क्या है आपकी रिएक्टेंट, ये है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और ये आपकी स्टोइकियोमेट्री है, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये कहाँ चले जाते हैं बच्चों, ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ पे Y कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये एक आपका मिला KF। वैसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, KB, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C, बैकवर्ड है ना, तो इस टाइम पे ये रिएक्टेंट हो गए, C कॉन्सेंट्रेशन, और ऊपर क्या है W, और यहाँ पे D, ऊपर क्या है बच्चों Z। समझ में ये बात? ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, इसके अपॉन इसको लिख देना है, इसके अपॉन इसको लिख देना है, सही है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको आपका रेट वाला फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। कहाँ गया कहाँ, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों KC, यानी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू AX, नहीं A नहीं आता, A नीचे आता है, concentration of C W, concentration of D Z, डिवाइड बाय concentration of A X एंड concentration of B, सही है। अब बच्चों ये इतना बड़ा लिखने को है, इतना बार बार कौन लिखेगा? अगर मान लो कोई भी आपको रिएक्शन आ गई, अब मैं कोई भी आपको रिएक्शन दे दूं और फिर आपको बोलूं भैया चलो इसका रेट कांस्टेंट निकालो, तो इतना बड़ा कांस्टेंट है, इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वल पुट करना पड़ेगा, इसको यहाँ लेके जाओ, उसको वहाँ लेके जाओ, बहुत झमेला है ना। तो इसीलिए बच्चों इसका हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया, इस चीज़ का हम लोगों ने इसको टैकल करने के लिए एक यहाँ से फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना दिया किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमने एक फॉर्मूला बनाया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनाया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप एक नॉर्मल सी कंडीशन रिएक्शन को फॉलो करो, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, और यहां से इस फॉर्मूले से आपका जो भी वैल्यू है वो आप यहां से निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, देखो KC इज डायरेक्टली, ये आपका प्रोडक्ट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C W इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D Z डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर से याद में रखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले ले कृपया, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे एक एक करके। चले, चलो एक रिएक्शन, एक और एग्जांपल ले लेते, चलो आ जाओ, एक एग्जांपल और है। मान लो आपने लिया नाइट्रोजन, ठीक है, आपने इसको रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, तो आपको मिला NH3, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बिल्कुल। यहाँ पे एक अमोनिया है, यहाँ पे 2 अमोनिया है, इसे हमें 2 करना पड़ेगा। अगर इसको 2 किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, यहाँ पे हो गए, तो यहाँ 3 करना, ठीक है, वेरी गुड वेरी। अब मान लो ऐसा कोई रिएक्शन आ गया और मैंने आपको बोला कि बच्चों, जैसे मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं बच्चों इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने बोला कि निकालो, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K ऑफ C। तो कैसे निकालोगे बच्चों, आप बोलोगे कि सर इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेरी सिंपल। सही है, तो आप क्या लिखोगे, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, और कितना आगे कितना लगा हुआ है 2, तो यहां पे आप लगा दोगे 2 डिवाइड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, आगे कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब 1 है, 1 मतलब यहाँ पे कुछ डालेंगे नहीं हम लोग, और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना लगा है 3, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बच्चों। सही है, तो ऐसे आप निकालोगे क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसे आप निकालोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आई बात, समझ में आई बात बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर। अब बात करनी है हमें गैस मॉलिक्यूल की। देखो आप लोगों ने एक बचपन में एक चीज सीखी होगी कि जब भी हम गैस की बात करते हैं, गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो हम लोग कभी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करते। हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि यार इस गैस की इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, इस गैस की उतनी, नहीं ऐसा नहीं बोलते। हम लोग गैस में बच्चों हमेशा प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग गैस में हमेशा किसकी बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। हम लोग कभी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करते गैस के अंदर, सही है। सो मान लो यू हैव अ केमिकल रिएक्शन लाइक दिस, XA, ये भी गैसियस कंडीशन में, प्लस YB, ये भी गैसियस कंडीशन में, गिव्स क्या देगा बच्चों आपको, WC, ये भी गैसियस कंडीशन में, प्लस Z, बैक हो जाओ, ZT, ये भी गैसियस कंडीशन। मान लो आपको कुछ ऐसा आपको केमिकल रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। अब आप क्या करोगे इस कंडीशन में, जब भी आपको गैस मिलेगी बच्चों, ठीक है, जब भी आपको गैस देखने के लिए मिलेगी, कभी भी आप कॉन्सेंट्रेशन का शब्द यूज नहीं करोगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जैसा शब्द आप कभी भी यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है। आप क्या यूज करोगे, पार्शियल प्रेशर, और आप उसको दिखाओगे P से दिखाओगे आप P से, समझ में आई बात, ठीक है। तो आप हमेशा यूज करोगे पार्शियल प्रेशर, और हमेशा हम लोग उसको किससे दिखाते बच्चों, P से दिखाते। नाउ अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, मान लो मैंने आपको बोला कि भैया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाओ, इसका गलत हो गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। तो अभी तक आप क्या बोल रहे थे, हाँ भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अपना K ऑफ C, सही है। यहां पे C का मतलब क्या होता था, इस C का मतलब होता था कॉन्सेंट्रेशन की बात करते थे हम लोग। पर अब हम लोग यहाँ पे C नहीं यूज करेंगे बच्चों, हम लोग कभी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करते नहीं गैस में, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों किसकी, P की, यानी प्रेशर की। कौन से प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर की। तो इस कंडीशन में भी देखो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला वही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ योर रिएक्टेंट। कैसे लिखना है लेकिन आपको लिखना है बच्चों, देखो ऐसे, P प्रोडक्ट की बात हो रही, तो प्रोडक्ट कौन सा आपका PC, और यहां पे आएगा W, समझ में आई बात, मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ D, और ऊपर क्या आएगा, हमेशा पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, डिवाइड बाय इसका रिएक्टेंट का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ऊपर क्या आएगा बच्चों आपका X, ये जो भी वैल्यू है वो ऊपर ही चली जाती है हमेशा, और यहाँ पे आएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और यहाँ पे क्या चला जाएगा बच्चों आपका। तो जब भी बात गैस की हो, हर कंडीशन में आपको क्या लगाना है, पार्शियल प्रेशर लगाना है, ठीक है। हर कंडीशन में आपको पार्शियल प्रेशर का ही वर्ड यूज करना है। कभी भी आप बच्चों अपना कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करोगे गैस में। अब मान लो सपोज दैट ऐसा ही रिएक्शन है आपका, नॉर्मली रिएक्शन है, पर इस रिएक्शन में यहां पे इस गैस की जगह सॉलिड आ जाए, तो सिर्फ बाकी कुछ चेंज नहीं किया मैंने, हर जगह गैस है, पर मान लो मैंने सिर्फ यहां पे क्या कर दिया, S कर दिया, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, आप इस सॉलिड का कभी भी इसके अंदर जिक्र नहीं करोगे, आप जो गैस मॉलिक्यूल है सिर्फ उसकी ही बात करोगे, समझ रहे हो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ही पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट में एक आपका सॉलिड है, तो इस सॉलिड की आप बात ही नहीं करोगे,
आपका फॉर्मूला सिर्फ इसका और इसका बनेगा, इसमें आप इसको डालोगे ही नहीं। समझ रहे हो? तो आपको फॉर्मूला कैसा बनेगा, आपको इसको मिटा देना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है। सो कुछ ऐसी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आई होप बच्चों आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी। अब आ जाओ आगे बढ़ते, आ गया, आ जाओ आगे बढ़ते। नेक्स्ट स्टेप बच्चों आपका रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का कुछ तो रिलेशनशिप होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। चलो आ जाओ बात करते, फटाफट करते इसको खत्म, उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। हम लोग बात करेंगे बच्चों सबसे पहले गैस की, और गैस में हमेशा हम लोग कौन सी बात करते हैं, हम लोग हमेशा आइडियल गैस की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट आइडियल गैस। सही है, आइडियल गैस। अब आइडियल गैस को पढ़ने के लिए एक इक्वेशन हमारे पास बहुत फेमस इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन, वही हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। कौन सी इक्वेशन है वो? PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। यहां पे PV क्या है, यहां पे देखो, यहां पे ऐसे लिखना है आपको, वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर, योर V इज इक्वल टू वॉल्यूम, योर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर यू कैन से मॉलिक्यूल, ओके चलेगा। R इज द गैस कांस्टेंट, की वैल्यू होती है ना 8.13 वाली वैल्यू, हाँ गैस कांस्टेंट। ठीक है, एंड द लास्ट इज T यानी टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो ये वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी हुई है, सही बात है। ठीक है, सो दिस इज द PV इज इक्वल टू nRT। नाउ सपोज दैट, आगे आ जाओ, सपोज दैट यही इक्वेशन मैंने यहां पे ली है, PV इज इक्वल टू nRT। सही है। अब हम लोग बात करेंगे, मान लो बच्चों इस ये जो V है वॉल्यूम है, तो इस V को अगर मैं यहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? P इज इक्वल टू N बाय V RT। सही है, P इज इक्वल टू N बाय V RT। और एक चीज हम लोगों ने पता है, नहीं पता तो जान लो, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। यही होता है, नहीं पता तो जान लो। ठीक है, 12th में भी काम आएगा। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इमेजिन करो ना, अगर मान लो 1 लीटर पानी है मेरे पास और उस पानी में मैंने थोड़ा नमक डाल दिया, अब मुझे कितना नमक, कितना कॉन्सेंट्रेशन है कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा आपको? जितने आपने पानी डाले हैं, सॉरी जितना आपने नमक डाला है और कितना ज्यादा पानी है। अगर बहुत ज्यादा पानी है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिख रहा है ना? अगर आपने बहुत ज्यादा नमक डाल दिया है तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? C इज इक्वल टू N बाय V। सही बात है ना, यानी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो बच्चों इस N बाय V की जगह मैं ये C डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। सो योर P इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बन जाएगा? CRT। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, योर P इज इक्वल टू CRT। समझ में आई बात? यानी कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट और आपका टेम्परेचर। सही बात है। अब मान लो यही कोई मैंने इक्वेशन, यही कोई मैंने नॉर्मल सी गैस कौन सा, वही वाली इक्वेशन है, मान लो XA प्लस YB गिव्स, क्या देगा ये आपको? WC प्लस ZD। और सारे के सारे गैस है, सारे क्या है? गैस है, सारे के सारे क्या है? गैस है। तो बच्चों अगर मुझे A का मॉलिक्यूल पता करना है, अगर मैं A की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं A की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो मुझे प्रेशर A का निकालना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? P इज इक्वल टू CRT। सही है। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। C व्हाट इज दिस? C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। क्यों? क्योंकि मैंने A मॉलिक्यूल लिया हुआ है। सही है, तो अपना इक्वेशन कैसा हो जाएगा? प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इसे कुछ हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT। सही बात है ना, इसके ऊपर आपका x लग जाएगा अगर आप ये इक्वेशन कंसिडर कर रहे हो तो। सिमिलरली आपका जो, अगर आप B के लिए निकालोगे तो यहाँ पे B आ जाएगा, BRT। अगर यहाँ पे आप C के लिए निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CRT। मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। अगर आप D के लिए निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DRT। समझ रहे हो? तो दिस इज द नॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन योर कॉन्सेंट्रेशन, between your concentration and partial pressure, your concentration and
समझ में आई बात? सो आई होप बच्चों ये चीजें आप लोग को यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे का जो थिंग है, इसके आगे की जो चीजें हैं उसमें क्या पढ़ना है अपने को, देखो लिखा है मेरे शायद। इसके आगे हमको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केसी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर। ये हम लोग बच्चों करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? समझ में आई बात? सही है। सो बच्चों आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो समझ में आई होंगी, ठीक है? आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज लेक्चर करने में। तो इस वीडियो को शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हो उन तक शेयर जरूर से कर देना, ठीक है? लाइक जरूर से कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे आप सभी बच्चे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड बाय बाय।